नमस्कार, मैं अतीक। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजनीति के बहुत बड़े जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप मंडल जी। आज हम इनसे वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें जानेंगे जो आज हम आपके सामने पेश करते हैं। दिलीप जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया अतीक। सबसे पहले आप पत्रकार एवं पत्रकारिता से रिलेटेड आपसे सवाल करेंगे। मीडिया का अंडरवर्ल्ड से आपने किताब लिखी थी सर, उसमें आपने क्या कहा है? देखिए, पत्रकारिता को लेकर क्योंकि मेरा जिस समय मैं ये किताबें लिख रहा था तो 20 साल मैं पत्रकारिता में अपना जीवन लगा चुका था और पत्रकारिता को पत्रकारिता के अंदर से देखने का एक एक्सपीरियंस था। और ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता को अंदर से देखने का मेरा कोई यूनिक एक्सपीरियंस था, अलग अनुभव नहीं था। जो भी पत्रकारिता के अंदर काम करता है वो पत्रकारिता को उसके अंदर से देखने का उसके पास अनुभव होता है। लेकिन पत्रकारिता को मैं अंदर रहकर एक क्रिटिकल नजरिए से भी देख रहा था और एक ऑब्जर्वर की तरह भी देख रहा था। मतलब एक तरह से मैं उस कमरे के अंदर भी था और उस कमरे के बाहर से भी उस कमरे के अंदर होने वाली चीजों को देख रहा था। तो डुअल रोल में एक तरह से था, मैं उसका पार्टिसिपेंट भी था और उसका एक तरह से ऑब्जर्वर भी था। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर था, मैं उसका ऑब्जर्व भी कर रहा था और पार्टिसिपेंट भी था। तो इस वजह से मुझे कुछ चीजें वो दिख रही थी जो अंदर रहने वालों को शायद नहीं दिख रही थी। इसलिए नहीं कि वो इनकॉम्पिटेंट थे, इसलिए कि वो देखना नहीं चाहते थे। मैं अंदर रहते हुए काम भी कर रहा था और उसको देखने की इच्छा भी रखता था। सर, अभी हाल ही में कोबरा को स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। इससे ये बात जग जाहिर हो गई है कि पत्रकारिता के मूल्यों को छाड़ा जा रहा है। इस समय आप देख किसी भी मीडिया हाउस में आप देख लीजिए, वहाँ पे जो लोग हैं उसमें आरएसएस और हिंदुत्व का एजेंडा कैसे हावी हो रहा है। जी सर, इस पे क्या नहीं अतिक जी, आपने बहुत मुझे लगता है पत्रकारिता से रिलेवेंट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। और देखिए हुआ क्या है, कोबरा पोस्ट ने क्या बताया है। पत्रकारिता, आप एक कल्पना कीजिए, मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं कि एक जगह पर कहीं पर नाटक हो रहा है, समझिए कोई धार्मिक नाटक हो रहा है। तो एक स्टेज बना हुआ है, इसके सामने कुछ किरदार आ रहे हैं जा रहे हैं और अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इसके पीछे एक पर्दा है और उसके पीछे वो बैक स्टेज है जहां से डायरेक्टर उनको बता रहा है कि ये करना है, तुमको अब ये करना है, तुम अब जाके ये करोगे, ये सारा कुछ हो रहा है। वो जाकर जो किरदार हैं वो पीछे चले जा रहे हैं, वो कहीं कहीं सामने आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि सामने देखिए, समझिए कि 3-4 किरदार एक धार्मिक या कोई एक नाटक प्ले कर रहे हैं। अचानक से कोई एक, समझिए दर्शकों से एक आदमी पीछे जाकर स्टेज के पीछे वो देखता है कि क्या हो रहा है। अचानक से उसको पता चलता है कि मंच पर जो व्यक्ति एक धार्मिक या मजहबी कैरेक्टर या कोई उस तरह का कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है, पीछे जाकर वो सिगरेट पीता हुआ देख सकता है। सामने जो एक दो बहुत अच्छे चरित्र जो पारिवारिक चरित्र का रोल प्ले कर रहे हैं और वो इसमें से एक जो महिला है वो हो सकता है किसी और की गर्लफ्रेंड और पीछे बात कर रहे हो, हो सकता है कि यहाँ पर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो लेकिन पीछे जाकर अब उसका और कोई रोल नहीं है, तो हो सकता है वो शराब पी रहा हो। तो ये जो बैक स्टेज है, ये पत्रकारिता का भी एक बैक स्टेज होता है और एक फ्रंट स्टेज होता है। फ्रंट स्टेज में बहुत अच्छी अच्छी बातें, आदर्श की बातें होती है। बैक स्टेज पे एक दूसरा तमाशा चल रहा होता है। तो हाँ, तो कोबरा पोस्ट या राडिया टेप में सिर्फ ये हुआ कि हम लोगों ने पत्रकारिता का बैक स्टेज देख लिया। फ्रंट स्टेज में आप इंप्रेशन मैनेजमेंट करते हैं, एक आपको एवरीडे लाइफ में आप प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ के टूल्स के जरिए आप अपने को एक महान और आदर्श बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे चूंकि आपको बिजनेस करना है, कॉर्पोरेट और दूसरे एक चैनल को दूसरा चैनल खोलना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, किसी को मिल खरीदनी है, किसी को और कुछ करना है, तो ये सारी सौदेबाजियां चूंकि पर्दे के पीछे हो रही है। तो अभी इस समय कोई नई चीज नहीं हुई, कोबरा पोस्ट ने कोई नई चीज नहीं बताई। कोबरा पोस्ट में आपको सिर्फ बैक स्टेज नजर आ गया है। अब बैक स्टेज चूंकि नजर आ गया है तो समझिए कि नाटक चल रहा है, सामने रोल आ रहा है, पीछे जाके कुछ तमाशा चल रहा है। स्ट्रिक्ट नहीं है, वहां पर हो सकता है कि एक जो यहाँ पर शानदार धोती और कुर्ता पहना, पीछे वो आपको हो सकता है कि बनियान पहना हुआ आदमी दिख गया। अब आपको समझिए एक देवता बनियान पहना हुआ दिख गया। अब ये बहुत, तो ये जब अगर ऐसा होता है कि हम, अब ये इन लोगों को भी पता चल गया जो बैक स्टेज वाले हैं कि हमको किसी ने देख लिया, अब ये इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं किस किस तरीके से। कोई कह रहा है हम तो इन्हीं पर स्टिंग कर रहे थे, कोई मुकदमा करके उस स्टिंग को रोकवाने की कोशिश कर रहा है। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमको अचानक से किसी ने खाली देख लिया तो मैं जैसे कपड़ा ढक लेता हूं, तो उस तरह का मीडिया अब इसमें कपड़ा ढक के खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो संकट है पत्रकारिता का, वो ये नहीं है कि कोई नई चीज हो रही है, संकट ये है कि बाकी लोगों को पता चल गया कि आप पीछे क्या कर रहे हैं।
अभी तक कुछ जानकारी हाँ नहीं दी, जी, बना, क्योंकि अभी तक आपने अब आप जो कुछ आपने इससे पहले किया उसको भी शक की निगाह से देखा जाने लगा है। अभी उन्होंने क्या प्रोजेक्ट लेके गए थे वो कि 3 चरणों में मुझे बीजेपी के लिए हवा बनानी है। पहले चरण में आप देवी देवता वगैरह आप दिखाएंगे, उनके कोटेशन दिखाएंगे। दूसरे चरण में आप कुछ नेताओं के चरित्र पर या उनका मजाक उड़ाएंगे। तीसरे चरण में आप बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी तो लोगों को लग सकता है कि इस समय तक जो धार्मिक सीरियल्स वगैरह अब तक दिखाए गए, कहीं ये उसी स्क्रिप्ट का पार्ट तो नहीं, भले ही नहीं है। तो संदेह पैदा हो गया है। पत्रकारिता देखिए बाकी सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। मैं जब सुबह अखबार पढ़ रहा हूं तो मुझे ये भरोसा होना चाहिए कि जो मैं खबर पढ़ रहा हूं वो खबर सही खबर है। तो ये खबर अगर मुझे पता चल गई कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई विचारधारा आप इस तरह से चीजों को पेश कर रही है, तो मुझे उस पर भरोसा टूटता है, फिर उसके वो कागज का टुकड़ा रह जाता है। तो ये असल में एक तरह से बड़ा संकट है। सर, जैसे पत्रकारिता क्षेत्र में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे अखबार हो, जब जैसे आपने छोटी सी बात कही, जब हम सुबह अखबार उठा पढ़े तो उसमें सच्ची खबरें नजर आनी चाहिए, ये उम्मीद रखती है, या कम से कम उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष होने का कम से कम एक, जो अगर नाटक भी कर रहे हैं तो वो नाटक बहुत एफिशिएंटली खेलें ताकि मुझे भरोसा हो। लेकिन सर, इस स्टिंग ऑपरेशन से कई सारे मीडिया हाउस बेनकाब हो, कई सारे पत्रकार खुल करके सामने आ गए कि मैं हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ा सकता हूं के दम पर, मुझे कोई से गुरेज नहीं। यानी कि इसमें जो पत्रकारिता की नैतिकता थी उसको भी लोगों ने छला है। इस पर सर क्या मतलब रिपोर्ट बड़े? देखिए भाई, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा हूं। जो आपने कहा है कि सवाल का एक दूसरा पहलू आप खोल रहे हैं कि मुझे ये पता चल गया कि मीडिया हाउसेस पैसे के लिए हिंदुत्व का खेल सकते हैं, ये पता चला। तो इसका लेकिन ये मतलब मत लगाइए कि पैसा देकर आप मीडिया में कुछ भी करा सकते हैं। मैं अब एक दूसरा प्रपोजल लेकर अगर मीडिया हाउसेस के पास जाऊं कि मुझे पहले 6 महीने में फुले, अंबेडकर और पेरियार की विचारधारा का प्रचार करना है। दूसरे चरण में जो ब्राह्मणवादी नेता हैं उनका मजाक उड़ाना है, जो बीजेपी, कांग्रेस और जो सवर्ण नेता उनका मजाक उड़ाना है। और तीसरे चरण में अपनी बात को बहुत एग्रेसिवली करना है और उसमें फिर किसी की परवाह नहीं करने, मनोवाद की मुझे ऐसी तैसी कर देनी है और इसके लिए मैं आपको 500 करोड़ रुपया दूंगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि 500 रुपया लेकर भी आपका ये वाला प्रोजेक्ट कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ मीडिया को जो कह रहे हैं कि सिर्फ पैसे के लिए मीडिया बिक जाता है, मीडिया में हर आइडिया आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं बेच सकते हैं। पैसे के लिए आप कुछ आइडिया ऐसा है जो आइडिया और पैसे का दोनों का मेल बिक रहा है। आप सिर्फ पैसा लेकर, मैं इस समय हिंदुत्व के अंधविश्वास के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहता हूं और इसके लिए मैं 500 करोड़ रुपया दे दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया हाउस से चैनल और अखबार इस आइडिया को ले लेंगे। मैं उसे ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं, बहुत ज्यादा पैसे देकर भी मैं अंधविश्वास के खिलाफ अगर बोलूं कि ये करवा चौथ जो है ये फ्रॉड है और जो ब्राह्मण को दान देते हैं ये छल है और आपको शादी के नाम पर ब्राह्मण जो ठग के ले जाता है वो गलत है, आपको स्वर्ग पहुंचाने का जो वादा करता है और इसके लिए जो आपसे पैसा ले रहा है ये गलत है, क्या इस आइडिया को मैं कितने भी रुपए देके बेच सकता हूं? मुझे संदेह है कि आइडिया बिकेगा। इसलिए मीडिया में जो पैसा है वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। वो विचारधारा नहीं, वो कुछ विचारधारा को वो स्वीकार करेंगे, लेकिन वो अपने ही कम्युनिटी के खिलाफ, चूंकि मीडिया में आमतौर पर सवर्ण है, मीडिया मालिक सवर्ण, कुछ आइडिया जैसे हैं जो वहां पर नहीं बिक सकते हैं। आप भारतीय समाज के लोकतांत्रिकरण का आइडिया, सवर्ण वर्चस्व के खिलाफ कोई आइडिया लेके जाएं, ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ कोई आइडिया लेके जाएं, पैसे देकर आप इस आइडिया को वहां पर नहीं बेच सकते हैं। सर, हम आपसे आपके लिखने के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि आप लगातार बहुजन के मुद्दों को लेकर के लिखते रहते हैं और कई सारी बातें उठाते रहते हैं जो और पत्रकार हो या कोई बहुत सारे इंटेलेक्चुअल तक वो नहीं उठा पाते हैं। इस मामले में कई बार आपको फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी बैन किया जा चुका है। तो क्या आपको ये लगता है कि फेसबुक या सोशल मीडिया पे भी संघ या इन जैसे लोगों का वर्चस्व है या इनका प्रभुत्व चल रहा है उस पर? नहीं, मैं जिससे कि असल में देखिए सोशल मीडिया पर पिछले करीब 10 साल से हूं और मेरा वहां पर प्रोजेक्ट क्या है, मैं वहां पर क्यों हूं और क्या करता हूं। मेरा प्रोजेक्ट इस समय सिर्फ ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो गैप क्रिएट कर रहा है, जिन सवालों को वो नहीं उठा रहा है अपने तमाम कारणों से, खास करके उसमें इंडियन सोसाइटी के कॉन्ट्रडिक्शंस, इंडियन सोसाइटी के अपने जो झगड़े हैं, इसको वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा पा रहा है। उनके अंदर के जो वर्चस्व है, जो दबे हुए लोग हैं, उनकी आवाज को नहीं उठा रहा है। मेरा मीडिया में इस समय सिर्फ इतना सा प्रोजेक्ट है
कि कास्ट के इशू को मैं एक तरह से टेबल पर रखना चाहता हूं कि आप इसको देखिए, ये आपके लिए एक इशू है, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि मीडिया उस इशू पर बात नहीं करता है, ये मुझे एक समस्या मूलक लगता है कि आप किसी समस्या को न देखें, इससे किसी दुनिया की किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा, आपको इसके साथ इंगेज होना पड़ेगा, आपको इसको फेस करना पड़ेगा, आपको इससे बात करनी पड़ेगी। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि कास्ट का क्वेश्चन जो आमतौर पर मीडिया में पीछे धकेला गया है, खास करके सवर्ण वर्चस्व का सवाल और लोअर कास्ट के असर्शन का सवाल, उनके उभार का प्रश्न, ये दोनों चीजें पर्दे में के पीछे या ढक छिपा कर रखी जाती हैं। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि इस पर बात हो और इस पर संवाद हो, डायलॉग हो, ताकि इसके जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट हैं, जो समस्या मूलक पार्ट हैं, उसके समाधान का कोई रास्ता खुल सके। सर, इस वक्त जो दौर चल रहा है, गैर भाजपाई राजनीति जो चल रही है सर, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव, ये नेता बहुत तेजी से बढ़कर आगे आ रहे हैं, उभरकर आगे आ रहे हैं। इन नेताओं के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, या आगे आने वाली राजनीति में क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी का सत्ता में आना क्या था, इसको अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करूं तो भारत में आजादी के बाद लगभग 30 साल तक देश ने कांग्रेस पे भरोसा किया कि वो कोई चमत्कार करने वाले हैं, देश विकसित देश बनेगा। और उस समय आजाद हुए देश जो दुनिया भर के हैं, उनमें से कई देशों ने बहुत शानदार यात्राएं अपनी तय की। 30 साल बाद लोगों को धीरे धीरे ये एहसास होना शुरू हुआ, बल्कि 20-25 साल होते होते, कि कांग्रेस के शासन के बावजूद भी, देखिए आप कल्पना कीजिए कि उस समय किस तरह के गाने वगैरह लिखे जा रहे थे कि मेरे देश की धरती सोना उगले टाइप, मतलब एक बहुत गुलाबी किस्म का, एक सुंदर किस्म का सपना मौजूद था, जो 25 साल होते होते वो टूटने लगा, बिखरने लगा। उस समय कई, जब कांग्रेस को लेकर सपना टूटा तो कई राज्यों में समाजवादी और सोशलिस्ट और लोहियाइट लोगों की मिलीजुली सरकारें बनी और लोगों ने एक मौका उनको भी देने का तय किया। 77 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और उसके बाद उसी समय में एक बहुजनवादी धारा भी धीरे धीरे उभरती है, 84 के आसपास से शुरू होती है और उसको भी देश के सबसे बड़े राज्य में 4 बार शासन करने का मौका मिलता है। ये जब आपको लगभग 2014 के आसपास आते आते आप देखेंगे तो कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता कई बार मौका मिलने के बाद खो चुकी थी। सोशलिस्ट धारा आपसी झगड़ों के बावजूद और जो उसने वादे किए थे कि देश में कुछ समाजवाद आएगा, उसको पूरा नहीं कर पाया। और जो अम्बेडकराइट धारा थी उसने भी कोई चमत्कार नहीं किया। कम्युनिस्ट उधर अपना असर खो चुके थे। तो एक भारतीय राजनीति बहुत बड़ा शून्य बन गया था कि कोई भी इन धाराओं में से कोई भी धारा कोई सपना नहीं बेच पा रही थी, कोई ड्रीम नहीं बेच पा रही थी। उस समय नरेंद्र मोदी जैसा एक चरित्र सामने आता है और वो ड्रीम बीजेपी नहीं बेचती, नरेंद्र मोदी एक ड्रीम बेचते हैं कि हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, आपके जेब में, आपके हर किसी खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, इतने करोड़ साल में रोजगार पैदा होगा। मतलब सारा एक ग्रैंड ड्रीम वो बेचने की कोशिश करते हैं, शानदार ड्रीम और सपना बेचने की कोशिश करते हैं। अभी उन्होंने वो सपने तो बेच दिए कि न्यायपालिका में केसों की पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आप 2014 का बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ें और उस समय के नरेंद्र मोदी के भाषण को सुने, जो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आपको लगेगा वो आदमी बहुत बड़ा सपना बेच रहा था जी। लेकिन अब 4 साल बाद जब आप देखें कि उनमें से कितने सपने हकीकत में आए, तो देखेंगे कि और फिर से एक शून्य पैदा हो रहा है, फिर निराशा पैदा हो रही है कि नरेंद्र मोदी भी उन जिन सपनों की बात कर रहे थे उनमें कोई भी सपना, एक भी सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये इस वजह से ये एहसास नरेंद्र मोदी को भी है। इसलिए नरेंद्र मोदी अगले चुनाव में ये कह के नहीं जा रहे हैं कि वो कोई जादू करने वाले हैं, बल्कि अब वो अगले 5 साल बाद में क्या करूंगा, हाँ 2024 में क्या होगा इसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि 2019 में मैंने क्या क्या वादे, रिपोर्ट कार्ड अपना पेश नहीं कर रहे हैं। तो एक तो अब शून्य बन रहा है, यहाँ पर फिर एक बार अपोजिशन के लिए मौका मिल रहा है और देश की जनता एक बार फिर जो लोग अपनी विश्वसनीयता अलग अलग समय में खो चुके थे, उनको एक चांस हमको लगता है कि और देने के मूड में है। और ये बीजेपी ने समाज के अलग अलग तबकों को नाराज करते हुए उनका एक ग्रैंड कोalition बनाने की तैयारी अपने तरफ से कर ली है। ये और ये एक तरह से जैसे मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, ये एक लेवल पर भारतीय राजनीति का स्थापित सत्य है। ये 2014 तक का सच है। 2019 का सच ये भी है कि दलित जो शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है,
शेड्यूल कास्ट भी बीजेपी को उसी तरह नापसंद कर रहा है जिस तरह से मुसलमान करते हैं। इसका मतलब है कि देश के दो बड़े सामाजिक समूह, एक 14% की आबादी और एक 16% से ज्यादा आबादी, लगभग 30% आबादी बीजेपी को नापसंद करती है और उनको हराने वाले उम्मीदवार को वोट डालेगी। इसको अगर चुनावी अर्थमेटिक के हिसाब से देखें तो बीजेपी की हर कंस्टिट्यूएंसी में चुनावी यात्रा -30 से शुरू होती है। वो -30 कदम पीछे से वो अपना दौड़ना शुरू करेगी। ये एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल स्थिति है। इसलिए वो दलितों को पटाने की सारी कोशिश कर रहे हैं। वो खाना खाना, उनके लिए तीर्थ बनाना, उनके मूर्तियों की पूजा करना, नरेंद्र मोदी का बार बार ये कहना कि मैं पिछड़े माँ का संत, दलितों के लिए मुझे गोली मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। ये असल में बीजेपी के लिए अब एक बहुत कठिन स्थिति पैदा हो रही है कि देश के दो बड़े सामाजिक समूह इस समय उसके खिलाफ हैं और कौन पक्ष में इसको लेकर आश्वस्त नहीं है सिवाय इस समय सवर्णों के, हिंदू सवर्णों के। और वो भी कितने दूर तक साथ चलेगा इसको लेकर भी बीजेपी की आश्वस्ति नहीं है। तो यूपी में नए जो प्रयोग हुए हैं गठबंधन के, वो यही बता रहे हैं कि अपोजिशन की यूनिटी अगर बनेगी तो बीजेपी के लिए उसी तरह से दिक्कत होगी जैसी किसी समय में कांग्रेस के खिलाफ जब यूनिटी बन जाती थी। तो अब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के मुकाबले इस समय गैर भाजपावाद की राजनीति का समय आ गया है। गठबंधन दोनों तरफ से रहेंगे। बीजेपी के पास इस समय 46 पार्टनर हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है उसमें अब इस समय 13-14 पार्टियों के लोग कर्नाटक में एक साथ दिखे। बीजेपी का गठबंधन इस समय बड़ा है, ज्यादा पार्टनर्स हैं। कांग्रेस वाले गठबंधन के साथ कम है, लेकिन उनके भी अलायंसेस राज्य स्तर पे बहुत सारे बनेंगे तो उनका भी अलायंसेस बड़ा होगा। तो दो गठबंधनों के बीच में अगला चुनाव इस देश का होने वाला है। सर, जिस तरह से बीजेपी पर मनुवादी विचारधारा को लागू करने की बात की जाती है, कांग्रेस पर भी कई सारे यही आरोप लगते हैं लगातार आए हैं, लेकिन अभी जो हाल ही में उपचुनाव आए हैं, उनके रिजल्ट आए हुए हैं, उसमें उसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने एक शब्द का यूज किया है कि बीजेपी की जो मनुवादी थी वो हारी। तो इस पर क्या लगता है कि जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, वो मनुवादी विचारधारा से निकल रहे हैं या कांग्रेस को पूरे उभार रहे हैं इस शब्द से? देखिए, कांग्रेस, राहुल गांधी ने मनुवाद शब्द का जो इस्तेमाल किया वो चेन्नई में जो वहां की पुलिस ने फायरिंग की, इसके खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये आरएसएस और बीजेपी की मनुवादी राजनीति का परिणाम है। मनुवाद शब्द उन्होंने किसी भी कांग्रेसी नेता ने भारत में मेरे ख्याल से पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर ये बीजेपी की राजनीति की दीर्घकालीन राजनीति का हिस्सा है तब इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर वो गलती से या एक बार के लिए बोलकर निकल गए हैं तो इस पर ध्यान नजर रखनी पड़ेगी। कांग्रेस जैसी पार्टी जो भारत में मुख्य रूप से हिंदू सवर्णों की प्रतिनिधि पार्टी है, आजादी के बाद से या उससे पहले से ही कांग्रेस जो है वही असल में हिंदू सवर्णों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी है। बीजेपी को यह स्थान कभी नहीं मिला, इसलिए बीजेपी के 8, 10, 12, 2 इस तरह के सांसद जीतते रहे। तो बीजेपी इस देश में हिंदू सवर्णों की पार्टी नहीं है। ये स्थान इसको सिर्फ राम मंदिर आंदोलन के बाद मिला और इस बार फिर से यह स्थान उनको मिला है। तो ये एक स्थायी परिघटना नहीं है और निश्चित रूप से कांग्रेस अगर बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है, बहुत बड़े परिवर्तन में जा रही है, तब तो उसका मनुवाद के खिलाफ बोलने का मतलब है। अगर वो गलती से बोल गए हैं तो कांग्रेस देर सवेर इसको सुधारने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो मुझे लगता है कि अभी भी वो कोशिश करेगी कि सवर्ण जो बीजेपी से नाराज हो वो उसके पास वापस आ जाए ताकि उसकी राजनीति मजबूत हो। तो वो हिंदू सवर्णों को और खास करके ब्राह्मणों को नाराज करेगी, ऐसा मुझे आज की तारीख में लगता नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि उन्होंने जो मनुवाद का शब्द इस्तेमाल कर लिया वो धोखे से एक बार हो गया या उसकी वो रणनीति का हिस्सा है। सर, अभी हाल ही में जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट को निष्प्रभाव किया गया, उसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुए। 2 अप्रैल को सफल आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में पिछड़ा वर्ग और दलित जो इन्होंने अभी तो सपोर्ट किया है, अभी कोई विरोध के सुर इन लोगों में से नहीं हुई। मतलब क्या ये दलित, मुस्लिम और OBC की जो एकता है ये आने वाले समय में ऐसी बरकरार रहेगी या इसमें फूट डालने की कोशिश करेंगे जो वर्तमान के सरकार है या ऐसे विचारधारा है? इस प्रश्न का असल में 2 हिस्से में बांटना चाहूंगा कि SC/ST एक्ट पर हुआ क्या। पहले तो देखिए, SC/ST एक्ट जो है वो भारत का स्पेशल एक्ट है और SC/ST के खिलाफ जो कानून, अदरवाइज जो कानून थे वो चूंकि उनको संरक्षण देने में असफल थे, इसलिए 1989 में भारत सरकार ने एक
नया एक्ट बनाया, स्पेशल एक्ट बनाया और SC/ST को संरक्षण देने की कोशिश की। इस एक्ट में जो प्रावधान थे उसमें एंटिसिपेटरी बेल न मिलने का प्रावधान था, गिरफ्तारी का प्रावधान था, केस दर्ज होने के प्रावधान थे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, एक केस गया, तो भारत सरकार के वकील ने वहां ये जाकर कहा कि हाँ, इसका दुरुपयोग हो रहा है और एंटिसिपेटरी बेल देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस कानून को नहीं बदल दिया। केंद्र सरकार के वकील जो मनिंदर सिंह वहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जाकर बोल के आए, इसकी वजह से ये कानून बदला। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो भूमिका निभाई वो एक दूसरा प्रश्न है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भारत सरकार ने खुद ही जाकर कहा कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता खुल गया। तो ये जो स्थिति है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें ये लिया कि क्योंकि इस एक्ट में कन्विक्शन नहीं हो रहा है, लोग छूट जा रहे हैं, तो इसके लिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो किसी भी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये उस कानून को खत्म करने का आधार नहीं बन सकता है। इस आधार पर तो हो सकता है 302 में भी एक दो गलत लोग फंस जाएं, किसी भी एक्ट में ये हो सकता है। ये रोकने का काम जो है वो जांच एजेंसियों और न्यायपालिका का है कि गलत लोग उसमें दंडित न हो। ये जिम्मेदारी आप अपने ऊपर से छोड़ते हुए कानून को ही बदल देंगे तो ऐसे तो फिर सारे ही कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि भारत में कोई ना कोई कभी ना कभी दुरुपयोग हो जाएगा। और जो केस होते हैं उनमें हर केस में तो सजा होती नहीं है, तो इस आधार पर आप कहेंगे कि वो कानून गलत है। तो एक इसको लेकर जो SC और ST का गुस्सा था वो फूट पड़ा, और इस किस्से के साथ और भी कई इशूज थे। आरक्षण को जिस तरह से निष्प्रभावी किया जा रहा है उसका सवाल था, रोहित वेमुला का सवाल था, ऊना में जिस तरह से दलितों की पिटाई हुई उसका प्रश्न था, डेल्टा में इकबाल की जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है उसके खिलाफ गुस्सा था। तो 50 सैकड़ों घटनाएं थी। मूंछ रखने पे किसी की मूंछ उखाड़ दी जा रही है, किसी को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है शादी के समय। तो इस तरह के सैकड़ों गुस्से थे, इसको एक साथ ये 2 अप्रैल को फूट पड़ा। इस घटना से पहले अगर आप देखें तो खासकर उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा करीब आती हुई आपको दिख रही थी। इस वजह से 2 अप्रैल के समय आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के गुस्से को जब वो सड़क पर अभिव्यक्त कर रहे थे तो या तो OBC के लोग उनके साथ थे या कम से कम विरोध में नहीं थे। अगर कांग्रेस बीजेपी की रणनीति के हिसाब से OBC उस समय अगर खिलाफ में सड़क में आ जाता, क्योंकि SC/ST एक्ट तो OBC पे भी लग सकता है, लेकिन OBC ने बहुत उदारता दिखाते हुए कि ठीक है ये हमारे खिलाफ भी एक्ट जा सकता है, इसके बावजूद उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के भाई बहन है उनके साथ उन्होंने उस पर वो रहे, और उनके साथ होने की वजह से ये आंदोलन इतना सफल भी हुआ। तो ये यूनिटी जो है वो एक तरह से मैं इसको सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर एक इंसानियत की जीत के रूप में ही देखता हूं कि सबसे पीड़ित जो है उसके पक्ष में व्यापक जनता की एकता बनना। सबसे अच्छी स्थिति तो ये होती है कि इस एक्ट को बचाने के लिए इस देश का ब्राह्मण आंदोलन करता, तो ये कितनी अच्छी स्थिति होती कि आप पर अत्याचार हो रहा है और ब्राह्मण और ठाकुर कहते कि नहीं इस एक्ट को बचाना चाहिए। ये अगर उनमें उदारता होती तो ये वो करते। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात होती है, कितना अच्छा संदेश जी, कितना अच्छा संदेश जाता कि ठीक है इस देश का इस कानून का इक्का दुक्का दुरुपयोग हो रहा होगा, लेकिन ब्राह्मणों और ठाकुरों ने और ऊंची जातियों ने बहुत अत्याचार किए, तो हम जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भाई बहन उनके साथ हैं। लेकिन ये उदारता उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन इस बार खास करके SC/ST के साथ OBC के लोग और मुसलमान जिन पर एक मुकदमा हो सकता है वो लोग भी शेड्यूल कास्ट के साथ खड़े हुए। तो ये एक तरह से मैं इसको इंसानियत की एक जीत के रूप में देखता हूँ। जातीय जनगणना पर आपने किताब लिखी है, आप हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जातीय जनगणना को सार्वजनिक किया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, सामने सार्वजनिक होनी चाहिए। उस आधार पर जो हर संस्था जो भी संस्था है उस पर उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी जो सरकार है या फिर संघ है, वो लोग आप आने वाले समय हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि वो इस बात को ये मुद्दा बना करके आएंगे कि हम कोटे में कोटा देंगे या फिर SC में SC देंगे, उस टाइप का कोटा बना करके देंगे, तो ये इस आधार पर लड़ेंगे या विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे, ऐसा कुछ इनका है? देखिए, जातीय जनगणना पे चूंकि आपने प्रश्न पूछा तो मैं थोड़ी सा आपका इसका हल्का सा बैकग्राउंड दे दूं अपने दर्शकों के लिए। चीज क्या है, भारत में जब जनगणना शुरू हुई तब से ही जातियां गिनी जा रही हैं। आपको 1878 की जनगणना जो पहली हो रही थी उस समय हुआ, 1931 तक भारत की हर जनगणना में जाति गिनी गई।
1941 की जनगणना पूरी ही नहीं हुई क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। जाति का कॉलम उसमें था, लेकिन वो जनगणना हो ही नहीं पाई, वरना 1941 तक दरअसल जनगणना में जाति के गिनने का प्रावधान था। 31 के आंकड़े हमारे पास हैं कि अलग अलग जातियों की कितनी संख्या है और उनकी क्या स्थिति है, ये आंकड़े हमारे पास हैं। आजादी के बाद उस समय जो डोमिनेंट पॉलिटिक्स थी, खास करके कांग्रेस की, उन्होंने जाति के प्रश्न को पर्दे के पीछे डाला और ये शायद उनके हो सकता है अच्छी मंशा भी रही हो कि आजाद देश हो रहा है और एक बहुत आधुनिक लोकतंत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो जाति का प्रश्न को न गिना जाए तो शायद जाति खत्म हो जाएगी। वास्तविक अनुभव यही रहा कि जाति खत्म नहीं हुई। अभी जो जाति का प्रश्न है ये 1931 की जनगणना के बाद इस भी, लेकिन भारत में ऐसा भी नहीं कि जाति की गिनती पूरी तरह बंद हुई। आजादी के बाद होने वाली हर जनगणना में शेड्यूल्ड कास्ट में हर जाति की अलग अलग से गिनती हुई और इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि संविधान में इस बात का प्रावधान था कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को आबादी के अनुपात में विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया जाए, तो उनके लिए इसलिए उनकी संख्या गिनना जरूरी था, आरक्षण भी संख्या के अनुपात में देना था। तो इस वजह से जातियों की गिनती होती रही, लेकिन सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट की जातियों की गिनती होती रही और शेड्यूल्ड ट्राइब के तमाम अलग अलग समूहों की गिनती होती रही। जो नहीं गिनी जा रही थी वो क्या थे? वो ओबीसी की जातियां थी और जिनको सवर्ण कहा जाता है वो जातियां थी, उनकी गिनती बंद हो गई। लेकिन जब मंडल कमीशन बनाया गया 1977 में, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, तो पिछड़ा वर्ग आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो पता करें कि पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है, उनकी समस्याएं क्या है, उनकी शैक्षणिक सामाजिक स्थिति क्या है, इसका पता लगाइए और स्थिति सुधारने के लिए उपाय सुझाइए। मंडल कमीशन जब अपने रिपोर्ट लिखने के लिए बैठता है तो वो जनगणना के आंकड़े उसके पास है ही नहीं। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन को अपनी रिपोर्ट लिखनी पड़ी, जिसके बाद दुनिया बहुत बदल चुकी थी, पार्टीशन हो चुका था, आबादी का बड़े इस हिस्से से उस हिस्से में जा चुके थे, बहुत कुछ हो चुका था। कुछ जातियों में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे होंगे, किसी में कम पैदा हो रहे होंगे, किसी की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया होगा। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन को अपनी रिपोर्ट लिखनी पड़ी। मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की सरकार को जाति की जनगणना करा लेनी चाहिए क्योंकि ओबीसी को लेकर तमाम तरह की नीतियां बन रही हैं। तो आपको 1990 में जाति मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है और उस समय ये मंडल कमीशन अपनी सिफारिश में कहता है कि जाति की जनगणना करा लो। अगली जनगणना का मौका कब आता है? 2001 में। तो 2001 से पहले 1997-98 में यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है और देवगौड़ा की सरकार कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित करती है कि अगली जनगणना में हम जाति गिन लेंगे क्योंकि मंडल कमीशन ने कहा है। अभी उसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि हर राज्य में आपको ओबीसी के हिसाब से कुछ फंड देना था, तो किस राज्य में कितने ओबीसी हैं ये जाने बगैर आप फंड केंद्र से कैसे रिलीज करेंगे, ये सारी समस्याएं आने लगी थी क्योंकि आपकी नीति बन गई थी कि ओबीसी को देना है, लेकिन कितना देना है इसको आप जानने के लिए आपके पास आंकड़े ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि आंकड़े कैसे हैं, आप क्यों ओबीसी को इतना दे रहे हैं, इतना ही क्यों दे रहे हैं, ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। लेकिन जब ये गुजराल की सरकार गिरती है और वाजपेयी की सरकार आती है, 13 दिन की जब सरकार बनती है, तो 13 दिन की सरकार में जो एक सबसे बड़ा फैसला लिया जाता है कि जाति की जनगणना नहीं कराई जाएगी। उस समय आडवाणी जी गृह मंत्री होते हैं, तो 2001 की जनगणना में जाति को फिर से नहीं गिना जाता है। तो अब 1931 का ही आंकड़ा अभी भी चला आ रहा है, 2001 के बाद भी नया आंकड़ा नहीं है और उसी के हिसाब से पॉलिसीज चल रही हैं। फिर आपको 2011 की जनगणना आती है, हर 10 साल पे होनी है। उससे पहले संसद में एक बहुत बड़ी बहस होती है जिसमें कि बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं और सारी पार्टियां इस बात पे सहमत हो जाती है कि जाति की जनगणना करा ली जाए। उसमें मुलायम सिंह का भाषण होता है, शरद यादव का होता है, लालू यादव का होता है, दारा सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलते हैं, सीपीएम की तरफ से रामचंद्र डोम बोलते हैं, कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित बोलते हैं, बीजेपी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे बोलते हैं। सारी पार्टियां सहमत हो जाती है कि अब जाति की जनगणना करा ली जाए वरना हमको नीतियां बनाने में दिक्कत हो रही है। कायदे से उसी समय जाति की जनगणना 2011 में हो जानी चाहिए, लेकिन उस समय प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और चिदम्बरम गृह मंत्री थे। इन लोगों ने जाति जनगणना को नहीं होने दिया और ये कहा कि 2011 की जनगणना को हो जाने देते हैं और इसके बाद अलग से बीपीएल और कास्ट की एक अलग से गिनती कर लेंगे। तो 2011 की जनगणना में फिर से जाति नहीं गिनी जाती है। अभी 2031 का आंकड़ा आज भी चल रहा है। अब इसके बाद जो बीपीएल और कास्ट सेंसस होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC की शुरुआत होती है। इसके लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए केंद्र से मिलता है और
जनगणना का काम शुरू होता है। लेकिन इस जनगणना को, भारत में जनगणना अभी तक जो हो रही थी वो जनगणना अधिनियम 1948 के हिसाब से होती थी कि जनगणना किस तरह से होगी, किस तरह से सरकारी कर्मचारी लगाए जाएंगे, कौन खर्चा उठाएगा, झूठ बोलने पर क्या सजा, इसके लिए एक बकायदा एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है। जो बीपीएल एंड कास्ट सेंसस जो इन्होंने कराना शुरू किया उसको उन्होंने एक्ट से बाहर कर दिया, तो उसकी वजह से सरकारी शिक्षकों को आप इस काम में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सरकारी शिक्षक को सिर्फ 10 साल पे होने वाली जो जनगणना है जो एक्ट के तहत होती है उसी में आप लगा सकते हैं, अदरवाइज शिक्षक को आप इस तरह के किसी काम में नहीं लगा सकते हैं। तो आपने क्या किया, वो काम एनजीओ को दे दिया, कहीं आंगनवाड़ी को दे दिया, कहीं पर टेम्पररी कर्मचारी रख लिए जिनको जनगणना का कोई अनुभव नहीं था, वो बाहर के लोग थे, गांव के लोग नहीं थे, तो गांव के जातियों के बारे में उनको नहीं पता था, उन्होंने जातियों के स्पेलिंग गलत सलत लिख दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि आंकड़े 3 साल में जनगणना पूरी हुई और सरकार ने कहा कि 9 लाख जातियों का पता चल गया है। अभी भारत में 6000 जातियों की जगह 9 लाख जातियां जो पता चली, किसी ने गोत्र को जाति लिख दिया, अब उन्होंने किसी जाति का जो इस हाँ इतनी गलतियां कर दी कि अब वो, तो अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि वो कहते हैं कि जाति इसमें करोड़ों गलतियां हैं, लाखों जातियां आ गई हैं, अब ये आंकड़ा तो रिलीज नहीं हो सकता है, तो नहीं, दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाकर इसको ठीक करते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानीगड़िया के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने की घोषणा होती है और उसमें 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात होती है। लेकिन केंद्र सरकार अरविंद पानीगड़िया कमेटी के बाकी 2 सदस्यों की नियुक्ति कभी नहीं करती है। 2 साल इस कमेटी के बने हुए जब हो जाते हैं तो अरविंद पानीगड़िया नीति आयोग से इस्तीफा देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाने चले जाते हैं और सरकार फिर एक प्रेस रिलीज जारी करती है 2017 में कि भारत में गणना, ये जो जाति जनगणना है ये पूरी हो चुकी है, ये अपना काम पूरा कर चुकी है। 4893 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं, तो लगभग 5000 करोड़ की एक गिनती पूरी कर ली गई, जिस गिनती का एक भी आंकड़ा रिलीज नहीं हुआ है। अभी ये इस समय भारत में जनगणना की स्थिति है। अब 2021 में अगली जनगणना होनी है, फिर 10 साल पूरा हो रहा है और इसको लेकर पहली मीटिंग ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री में हो चुकी है और उसमें फिर से जाति का प्रश्न नहीं डाला जा रहा है। तो ये इस देश में दरअसल जाति की गिनती को लेकर जो एक भय है, खास करके सवर्ण जातियों में और उनके प्रतिनिधि पार्टियों में, कि जाति की गिनती का पता चल जाए तो लोग बहुत सारे सवाल उठाने लगेंगे कि हमारी इतनी संख्या है, हमारी इतनी ही भागीदारी क्यों है। ये सारे सवाल न उठे इसलिए जाति के आंकड़े छिपाए जाते हैं और जाति की जनगणना नहीं कराई जा रही है। तो इसका प्रश्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाति जनगणना, दुनिया का हर देश अपने तमाम विविधताओं के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करता है। दुनिया इसी तरह से चलती है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी। अब अमेरिका में जाइए, मुझे आज की तारीख में आंकड़ा मिल जाएगा वहां कितने ब्लैक हैं और उसमें कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं। मुझे इसके भी आंकड़े मिल जाएंगे, कितने ब्लैक ने कितने व्हाइट के साथ शादी की है और कितने व्हाइट ने कितने एशियन के साथ शादी की है। पिछले साल का क्या आंकड़ा था, इस साल का क्या आंकड़ा है। इस लेवल पर वो अपने समाज को जानने समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से नीतियां बनाते हैं। लेकिन भारत में आपको इस तरह का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है, तो एक अंधकार में सारे लोग बैठे हुए हैं और कुछ कुछ नीतियां बता रहे हैं और उसके हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश का भला तो होना नहीं है। तो इसलिए आंकड़े चाहिए ताकि उसको लेकर नीतियां बनाने में आसानी हो। इसको लेकर कांग्रेस का जो भय था वो आज बीजेपी का भय है। तो ये दोनों ही पार्टियां इसमें मेरे ख्याल से विलेन हैं, कल्प्रिट हैं, दोषी हैं और इन दोनों की वजह से भारत में एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम है कि भारतीय समाज को समझना और उसके हिसाब से नीतियां बनाना, ये नहीं हो पा रहा है। दिलीप जी, अगला हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे। आपकी लेखनी पर और आपके सवालों पर देश की चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो या राजनेता हो, हर आदमी नजरें गड़ाए बैठा रहता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2019 का जो चुनाव आ रहा है इसमें कैसे कैसे मुद्दे होने चाहिए या कैसे सवाल होने चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा मेरा कोई भ्रम नहीं है कि मेरी लेखनी पर बहुत सारे लोगों की नजर होगी। ठीक है, वो कुछ एक लोग हैं जो मुझे देखते, पढ़ते, सुनते हैं। अगर निजी तौर पे मेरी राय पूछें कि 2019 में क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से 2019 में नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों की समीक्षा होनी चाहिए और चुनाव उसी पर होना चाहिए और दूसरी पार्टियों को सिर्फ इकट्ठा होकर बहुत बड़ी गोलबंदी और कुछ गिरोह जैसा बनाकर नरेंद्र मोदी को हटाने की जगह एक मॉडल देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने सरकार को इस तरह से चलाया, हम सरकार को इस तरह से चलाना चाहते हैं। इसकी एक बकायदा घोषणा होनी चाहिए और 5 साल के टारगेट्स होने चाहिए। 5 साल के क्यों, हर 1 साल के टारगेट होने चाहिए कि पहले 1 साल में हम ये कर देंगे, दूसरे साल में हम ये कर देंगे, तीसरे साल में ये करने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी के कार्यों की समीक्षा ये मैं देखना चाहूंगा।
नरेंद्र मोदी खुद भी करें, उसकी बीजेपी भी करे कि हमने क्या क्या अचीव किया, क्या नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए बताएं, और विपक्ष बताए कि ये सरकार क्या क्या नहीं कर पाई और वो सत्ता में आ जाएगी तो क्या करेगी। अगर वैकल्पिक किसी नीतियों की घोषणा नहीं होती है, कोई अलग मॉडल नहीं सामने आता है, तो मुझे इस बात में थोड़ी कम ही दिलचस्पी है कि सरकार इनकी बदलकर उनकी आ जाए, क्योंकि अगर बुनियादी फर्क नहीं आता है तो ये बहुत ऐसी एक्सरसाइज है जो कभी वाजपेयी हट जाते हैं, कभी हारने को सभी हारते हैं, नरेंद्र मोदी भी नीचे, हाँ अमृत पीकर कोई नहीं आया है और मतलब अमर होके कोई नहीं आया, तो जाना सबको है। नरेंद्र मोदी इस बार नहीं जाएंगे तो अगली बार नहीं तो उसके बाद अगली बार, मतलब जाना आना तो लगा रहता है। मेरी दिलचस्पी इस मामले में है कि एक वादों पर सवार, उम्मीद पर सवारी गांठ कर एक सरकार आई है, वो अपनी उम्मीदों को कितना पूरा कर पाई इसकी एक निर्मम समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरा जो डिस्पेंसेशन है, गठबंधन बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप करेंगे क्या? आपके पास वैकल्पिक राजनीति है क्या? स्वास्थ्य की आप क्या राजनीति करेंगे? एक आदमी एक जिले से उठता है और 1000 किलोमीटर जाकर दिल्ली में क्यों इलाज कराता है? सारे लोग, सारे सरकारी स्कूल की हालत इतनी बुरी क्यों है? यूनिवर्सिटीज में टीचर्स की नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही परमानेंट? आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े सवाल क्यों नहीं हल हो रहे हैं जी? और शिक्षा 2-3 तरह की क्यों है? कोई इंटरनेशनल बोर्ड का स्कूल में पढ़ रहा है, कोई सीबीएसई में पढ़ रहा है, कोई आईसीएसई में पढ़ रहा है, कोई स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है, इतने कोई मदरसा एजुकेशन में। आप क्यों नहीं पूरे देश में ये तय करते हैं कि सारी जो शिक्षा है वो अंग्रेजी में होगी या फिर भारतीय भाषाओं में होगी? आप इसमें क्यों क्लासेस बना दे रहे हैं, क्यों ग्रुप्स बना दे रहे हैं? एक समान अवसर सबको क्यों नहीं दे रहे हैं? जेंडर के प्रश्न है, स्त्रियों के प्रश्न है, इसको लेकर आपकी अलग राजनीति क्या होगी? सिंचाई की अलग राजनीति क्या होगी? खाद आप कैसे देंगे, कितना देंगे, कितनी कीमत रखेंगे? पेट्रोल प्राइसिंग की अलग राजनीति की अलग नीति क्या होगी? एक अलग नीतियों का अगर सेट लेकर विपक्ष नहीं आता है तो ये अच्छा है कि बीजेपी चूंकि बहुत एकाधिकारवादी और तानाशाही वाला शासन चला रही है, ये बदल जाए और अगली बार जो आए वो भी बदल जाए, सरकारें बदलती रहें, मुझे ये अच्छा लगता है। सरकारें बहुत मजबूत ना हो, लेकिन अगर कोई वैकल्पिक राजनीति और वैकल्पिक अर्थनीति ना हो तो सरकारों का आना जाना तो ठीक है, वो हो ही रहा है, होता ही रहा है, होता रहेगा। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष इस बार एक वैकल्पिक नीतियों का सेट लेकर आए, एक घोषणा पत्र जारी करे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए कि हम देश को इस तरह से चलाएंगे। सर कई बार ऐसा होता है कि सेना, ऑनलाइन सेना होती है, वो आप लोग को धमकाती है। कई बार वीडियो से देखते हैं जैसे कि सोशलिस्ट फैक्टर के फैंक हुजूर हैं, इन्होंने कई सारी चीजें लिखी। इनको कई बार आया कि आपको सुबह निकलोगे शाम तक घर नहीं पहुंच पाओगे, तुमको मैं मार लूंगा जान से। या रवीश कुमार जी को बहुत सारी धमकियां मिलती है, इनको प्राइम टाइम में अपना वो बतानी पड़ती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें देखिए क्या है कि मेरे पास बोलने के लिए एक बात है और उस बात को मैं बोल रहा हूँ। खास करके देखिए महानगरों के जो पत्रकार हैं, जैसे मैं हूं या रवीश हूं, दरअसल हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। कोई भी मतलब आज तक मेरे ख्याल से 70 साल में दिल्ली में किसी पत्रकार को जान का कोई खतरा नहीं हुआ, ना कोई मरा है, ना कोई किसी पर कोई ऐसा बड़ा हमला हुआ है। तो वहां पर आप ये हम जरूर कहते हैं कि देखो हाय हमें आपको कुछ बताना था और मैं इतना जोखिम ले रहा हूं, तो ये कई बार हम करते हैं, मतलब इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। छोटे शहरों के जो पत्रकार या लोग हैं जो कुछ लिख रहे हैं, दरअसल जोखिम वहां पर है और उनको दरअसल जो अभी तक भारतीय पत्रकारों पर हमले हुए हैं वो तमाम आप देखेंगे कस्बों में, छोटे शहरों में किसी ने खनन माफिया के खिलाफ लिखा और उसको जान से मार दिया गया। इस तरह घटनाएं तो हो सकती हैं। दिल्ली में किसी बड़े पत्रकार को आज तक कोई, क्योंकि हमारे अपने एक तंत्र है, हम जिस ऑफिस में वहां कुछ नहीं हो सकता है, हम बहुत सुरक्षित किस्म से रहते हैं, तो और उसको हम जैसे लोगों पर कुछ होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर विवाद बवाल हो सकता है। तो हमारे लिए दरअसल वो खतरा तो नहीं है। अब व्यक्ति पे जो खतरे हैं वो दूसरे तरह के हैं। इसकी वजह से होता है किसी का विज्ञापन रोक दिया जाए, होता है किसी को एक बहुत शानदार असाइनमेंट न मिले, इस लेवल के खतरे तो हो सकते हैं। जान पर खतरे वाली बात तो मैं खास करके नहीं मानता हूं और इसको बहुत गंभीरता से लेने की बहुत जरूरत नहीं है। खास करके ट्रोल्स वगैरह के जो हमले होते हैं, गाली दे दिया, भाई सोशल मीडिया में किसी ने गाली दे दी, आप गाली मत लीजिए, या आपको गाली देकर उसने क्या किया, आप जैसे एक आदमी है, एक्स आदमी है, उसने आपको गाली दे दी, वो गाली देते ही उस आदमी के फ्रेंड लिस्ट तक आपकी बात पहुंच गई, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बात और ज्यादा लोगों तक पहुंच जा रही है। तो गाली गलौज को लेकर मैं तो कतई गंभीर नहीं हूं, बल्कि मेरे वाल पे अगर कोई गाली देता है और मेरा बस चले तो प्रति गाली में उसको 2 पैसे या 5 पैसे के रेट से कुछ पेमेंट ही करना चाहूंगा कि आपने गाली दे दी, मेरी पोस्ट और ज्यादा लोगों तक पहुंच में। कम्युनिकेटर के नाते मेरा दायित्व अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो ये उस गाली ने मुझे क्या नुकसान पहुंचाया। आपने जो दी गाली
उस गाली को मैंने स्वीकार नहीं किया। फेसबुक लाइव भी किया था। हाँ, मुझे लगता है कि ये रोना पीटना बहुत ही मतलब बचकाना किस्म का है कि हाय मुझे गाली दे दी। बहुत सामंती अवधारणा भी है कि मतलब इस देश में आबादी के बड़े हिस्से को बचपन से वो सिर्फ गालियां सुन रहा है, वो कैसे जी रहा है, और उसको गाली भी दी जा रही है, पिटाई भी हो रही है, मारा भी जा रहा है। वो जब बहादुरी के साथ अपने जीवन को चला रहा है, तो जिनको वास्तविक खतरा है, हम बगैर वास्तविक खतरे के उसको जब बनाते हैं, दरअसल भेड़िया आया बोलते हैं, वास्तविक भेड़िया जिनके लिए आ रहा है उनका संरक्षण दरअसल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। उनकी बात होनी चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। जैसे राणा योग का जो प्रश्न है, राणा योग ने जब वो उन्होंने स्टिंग ने वो जो उनकी किताब है, उनको खतरा रियल है, वो एक महिला है, उनको अगर सार्वजनिक रूप से जिस तरह से हो रहा है, उनको संरक्षण की जरूरत है, सरकार को देना चाहिए। सरकार को अपनी असहमति के बावजूद भी उस तरह से जहां पर वास्तविक खतरे में जो लोग हैं उनको संरक्षण दीजिए, सुरक्षा दीजिए। और बाकी हम जैसे लोग सक्षम हैं कि हमारे लिए कल को 20 वकील बिना पैसे लिए हमारा केस लड़ने को तैयार हो जाएंगे। हम इतने IAS IPS अफसर को जानते हैं, हम सुरक्षा भी जब लेनी होगी ले लेंगे। तो हमारे लिए उस तरह का मुझे नहीं लगता है कि संपादकों या बड़े एंकर्स के लिए कोई भी खतरा है। हम उन खतरों का मुकाबला करने के लिए बहुत सक्षम है। तो हमारी जो हम जब डर दिखाते हैं तो उसको प्लीज उतनी गंभीरता से मत लीजिए। वो एक स्ट्रेटेजिक होता है कि हाय मुझे कुछ कहना है, हाय मुझे गाली पड़ गई। दिलीप मंडल जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिलीप मंडल जी, राजनीतिक विश्लेषक और बहुत बड़े जाने माने पत्रकार हैं। इन्होंने आज राजनीति पर अपनी बातें रखी और वर्तमान में जो दौर चल रहा है उस पर भी अपनी बातें कही। ऐसे ही किसी शख्स से फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।